क्या हाल है साथियों। मैं हूं विकास तोमर, आपके अपने ट्रस्टवर्दी चैनल स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज के आज बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट करंट अफेयर 30 जनवरी का, इसमें आपका बहुत बहुत स्वागत है। हिंदी इंग्लिश दोनों में ही होगा ये, और सारे जितने भी महत्वपूर्ण एग्जामिनेशन है सबके लिए बहुत ज़्यादा ही लाभदायक होने वाला है। सेशन जरूर देखिए इसको पूरा। रोज़ सुबह 6 बजे करंट अफेयर आता है आप लोग के लिए हमारे ओनली करंट अफेयर चैनल पे, जरूर उसको देखा करिए। ठीक, आज का जो टॉपिक है वो क्या है कि पथारू घाट की लड़ाई। ठीक, हिस्ट्री से संबंधित है ये। गांव में बेटियों के जन्म के अवसर पर उत्सव। ठीक, प्रधानमंत्री ने एड्रेस किया WEF डेवोस डायलॉग, और इंटरनेशनल एनर्जी एजेंसी, इससे रिलेटेड क्या फैक्ट्स है जानेंगे। ऑफ बजट ऋण यानी कि बोरोइंग, और संसद में राष्ट्रपति का अभिभाषण। ठीक है, आर्टिकल नंबर 87 में जो होता है उससे रिलेटेड है ये। आगे बढ़ने से पहले आप लोग बता दें कि हमारे EPFO और UPSC के कंप्लीट पेड ग्रुप चल रहे हैं, इसमें कि टेस्ट सीरीज, ठीक, सेक्शनल टेस्ट होता है, फुल लेंथ टेस्ट होते हैं। ठीक, EPFO में तो वीकली टेस्ट भी होते हैं, और उसके बाद जो है टेस्ट सीरीज हो गई, स्टडी मटेरियल, और कुछ नहीं पढ़ना, जितना स्टडी मटेरियल यहाँ दिया जाएगा बस इसी को कर लीजिए, आराम से इससे आपका सिलेक्शन हो जाएगा। और डेडिकेटेड डिस्कशन ग्रुप है जिसमें कि आप लोग आपस में क्वेश्चन पूछ सकते हैं, हमसे क्वेश्चन पूछ सकते हैं, कोई भी डाउट हो किसी भी तरीके का स्टडी से संबंधित सारा आपके यहाँ सॉल्व किया जाता है। ठीक, तो अगर आप लोगों को ज्वाइन करना है हमारा पेड ग्रुप तो 8564880530, 9696066089 पे कॉल करके आप लोग एडमिशन ले सकते हैं। देखिए, पर्सनल गाइडेंस बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ठीक है। अच्छा, आज जो है बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट डे है जिसको बोला जाता है मार्टियर्स डे या फिर शहीद दिवस। आज के दिन के क्या हुआ था कि गांधी जी को नाथूराम गोडसे ने गोली मार के हत्या कर दी थी, तो उसी की वजह से जो है शहीद दिवस मनाया जाता है। ठीक, देखिए पहला जो आज का टॉपिक है वो है पथारू घाट का युद्ध। पथारू घाट एक्चुअली एक जगह है, एक छोटा सी विलेज है आसाम के दरांग डिस्ट्रिक्ट में, और ये गुवाहाटी से के नॉर्थ ही पूरब जो है आपके उत्तर पूर्व में पड़ता है, 60 किलोमीटर। ये मतलब इसमें क्या हुआ था कि ब्रिटिशर्स ने गोलियों से भून दिया था कुछ सैकड़ों पीजेंट्स को, ठीक है, कृषकों को, किसानों को। ठीक, ये वैसे ही था जैसे कि जलियांवाला बाग मसाकर था, और ये लेकिन 1894 में ही हो गया था। ठीक, काफ़ी पहले जलियांवाला बाग से। तो ये वाली चीज़ है ये, और इसको मतलब देखा गया है कि इसको ज़्यादा हिस्ट्री हिस्ट्री में पढ़ाया नहीं जाता है। और UPSC और बाकी आयोग भी क्या है कि हिस्ट्री सब्जेक्ट इतना स्टैटिक है कि उनको क्वेश्चंस जो है बहुत अब बनाने यहीं से हिस्ट्रीज बनाने भी हैं, लेकिन मिल नहीं रहा मटेरियल। तो इस टाइप के टॉपिक जो है आप बिल्कुल मत छोड़ा करिए। ये आ सकता है, कहाँ से रिलेटेड है, किस चीज़ से रिलेटेड है, और कब हुआ था। हिस्ट्री में क्रोनोलॉजी याद करना भी बहुत ज़्यादा जरूरी है। ये इंसिडेंट वही है, रिवेन्यू सर्कल जो है मतलब किस तरीके राजस्व क्षेत्रों में क्या हुआ था कि एक पथारू घाट रण या फिर बैटल ऑफ पथारू घाट हुआ था। इसमें वही किसान विसान गए थे, और इनके खिलाफ, ब्रिटिशर्स के खिलाफ, जो ज़्यादा ये लोग भूमि कर ज़्यादा लगा देते हैं उस 70 से 80% तक, तो उसके खिलाफ जो है वो चल रही थी इन लोग की, मतलब बोल रहे थे कि मतलब मत करिए और ये सब। तो ब्रिटिशर्स ने क्या किया, उन्होंने उठा के जो है उसको मतलब कहा कि ये तो देशद्रोह है, राजद्रोह हो रहा है। और वो लोग पीजेंट वीजेंट सब खड़े थे, और उन लोग ने, ब्रिटिशर्स ने गोलियां चलवा दी थी। 140 वाले करीबन मर गए थे। 28 जनवरी 1894 की बात है, ये ध्यान रखना। ठीक, और 2000 आर्मी, अच्छा आर्मी जो है वहाँ हमारी इस दिन को जो है काफ़ी वो मतलब उसका मनाती है, उसको याद करती है, शहीदों को श्रद्धांजलि देती है, ये सारी बात है। ठीक, इसके बाद क्या है, सिग्निफिकेंस यही है कि भाई इट इज़ वन ऑफ द मोस्ट ट्रेजिक इंस्पायरिंग इंस्ट्रूमेंट एपिसोड था फ्रीडम फ्रीडम अपना इंडियन फ्रीडम मूवमेंट में। ठीक है, भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन की गाथा में सबसे दुखद और प्रेरणादायक घटना में से एक है। हालांकि इस घटना का उल्लेख वही स्वतंत्रता संग्राम की मुख्य धारा के इतिहास में शायद ही कभी मिले आपको। ठीक है, असम के भीतर भी विशेषकर युवा पीढ़ी पथारू घाट के बारे में कुछ नहीं जानती है। ठीक, इसके बाद जो है पथारू घाट का मतलब ये भी है कि लार्जर आसामी जो कम्युनिटी समुदाय है, उनके पास भी मतलब क्या है, पथारू घाट को ये लोग सेकंड मानते हैं। मतलब अपनी अगर इनकी बहादुरी की गाथा अगर ये लोग आसामी समुदाय अगर मानती है तो पथारू घाट को सेकंड मानती है। पहला किसको मानती है? बैटल ऑफ सराय घाट को। ठीक, बैटल ऑफ सराय घाट में क्या हुआ था
कि अहोम जो आसाम है, वो आसाम में राजा जो होते थे पहले, वो अहोम्स होते थे, अहोम्स। ठीक, इन्होंने मुगल्स को हरा दिया था 1671 में। तो सरायघाट को ये पहले मानते हैं कि सबसे ज़्यादा, हाँ भैया, नेशनल एवेकनिंग, या फिर मतलब ये है कि आसामी एक अलग वो है अपनी, मतलब वीर गाथा तरफ से। दूसरा कौन सा है? पथरू घाट है। ठीक, इट इज़ वन ऑफ द फ्यू ओकेजन्स इन द हिस्ट्री ऑफ द प्री कांग्रेस पैन इंडिया एंटी इम्पेरियलिस्ट, मतलब साम्राज्यवाद के खिलाफ मूवमेंट ये चलाया था। और ये पहले कुछ मूवमेंट्स थे, प्री कांग्रेस एरा था। वैसे देखो, आपका 1885 में आ तो गई थी कांग्रेस, ठीक, इंटरनेशनल कांग्रेस, लेकिन ये पॉलिटिकल पार्टी नहीं थी तब, ये एक आंदोलन था। पॉलिटिकल पार्टी तो बाद में बनी है इलेक्शन लड़ने के लिए। ठीक, तो ऑटोक्रेटिक डिज़ाइन और ब्रिटिशर्स के खिलाफ लड़ाई हुई थी, मतलब ये सही बात है। और साइट एक बनाई गई है अभी यहाँ पे, जो मतलब ये जगह है, इसके पास में ही एक मार्टियर कॉलम बना के दिया गया है, यानी कि एक स्तंभ, शहीद स्तंभ बना दिया गया है। और वहाँ के एस के सिन्हा ने, जो फॉर्मर गवर्नर थे आसाम के, उन्होंने, ठीक है, आर्मी के द्वारा बनाया गया है ये। और इसमें वही ये लोकल पीपल जाते हैं, रेस्पेक्ट रेस्पेक्ट देते हैं, कृषक शहीद दिवस मतलब के दिन को ऑफिशियल फंक्शन करते हैं। ठीक, और हर साल 29 जनवरी को आर्मी जो है यहाँ रेस्पेक्ट देती है, प्रति सम्मान व्यक्त करती है। इस साल क्या हुआ है कि अब देखिए आसाम में इलेक्शन भी आ रहे हैं, तो सीएम जो है वहाँ के सर्बानंद सोनोवाल, उन्होंने वहाँ पे एक इंटीग्रेटेड ट्रेनिंग एंड स्किल डेवलपमेंट सेंटर बना दिया है। मतलब कौशल को बढ़ाना है, आपका प्रशिक्षण को भी बढ़ाना है, नौकरी वोकरी लोगों को मिले। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें, और फार्मर्स को नई कौशल, नई टेक्नोलॉजी जोड़ने की बात करी गई है। तो मतलब एक अच्छी जगह है, हिस्ट्री संबंधित है, उसको जोड़ के लोग और उत्साहवर्धन करें, एम्प्लॉयमेंट अच्छा दें, अच्छी अच्छी रीस्किलिंग करें, ये बात है। ठीक, गांव में बेटियों के जन्म पर के अवसर पर उत्साह। अब देखिए, तमिल, ये आपका जो तेलंगाना है, वहाँ पे एक गांव है, ठीक, हरिदासपुर। वहाँ मतलब एक रिमोट विलेज है तेलंगाना में। और ये जब भी कोई बेटी पैदा होती है वहाँ पे, तो वहाँ पे जो है मिठाइयाँ बांटी जाती है, और काफ़ी ज़्यादा मतलब दिए हुए जलाए जाते हैं, जैसे भारत में होता है जब लड़के पैदा होते हैं। हालांकि ये जो है जेंडर वाइज नहीं होना चाहिए, और इसी का एक बहुत अच्छा उदाहरण है। इसको आप लोग बेस्ट प्रैक्टिसेस में लिख सकते हो मेंस के एग्जामिनेशन में। ठीक है, और उसको आप लोग जो है एथिक्स के पेपर में ये भी बता सकते हो कि किस तरीके से सिविल सर्वेंट्स ने जो है इनिशिएटिव लिए, गवर्नेंस में भी लिख सकते हो, और उसकी जेंडर बायस को ख़त्म किया जाए। ठीक, तो ये क्या हुआ था, 1 जनवरी 2020, यानी पिछले साल ही, सत्यावती एक थी विलेज में, उन्होंने एक लड़की को जन्म दिया, भव्याश्री को। और ये गर्ल, थर्ड गर्ल चाइल्ड थी, तीसरी लड़की थी उनकी फैमिली में। और उनकी इशू फैमिली में बहुत है कि तीसरी गर्ल गर्ल चाइल्ड से रिलेटेड। तो इसमें क्या हुआ, पंचायत के जो प्रेसिडेंट थे मोहम्मद शफ़ी, और जो वहाँ के सेक्रेटरी थे, सचिव थे, रोहित कुलकर्णी, उन्होंने फैमिली से मिले, उनको जो है उनसे काउंसलिंग करी, समझाया बुझाया, और उन्होंने कहा कि ऐसा कुछ भी नहीं है, गलत नहीं है, और आपको तो बल्कि ये करना चाहिए कि जो गवर्नमेंट जो है कई सारी आप लोग की मदद भी कर रही है। जैसे कि सुकन्या समृद्धि योजना एक लाई गई है, एक स्मॉल सेविंग स्कीम है। ठीक है ना, एक मतलब जो है बचत योजना है, और ये आपका बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ वाले योजना के अंतर्गत एक स्कीम है। आप इसका फ़ायदा उठाओ, और गर्ल चाइल्ड की बर्थ को तो आपको सेलिब्रेट करना चाहिए। यूनियन गवर्नमेंट ने ये स्कीम बनाई है, उसको करिए। ठीक, तो उसके बारे में फिर अब स्कीम बताई गई, ये स्कीम काफ़ी इंपॉर्टेंट है। और ये स्कीम जो है ईपीएफओ एग्ज़ाम के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ईपीएफओ के जो हमारे देख रहे हैं व्यूवर्स, वो जो उसको याद करें, ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की स्कीम है, और ये टारगेट करती है आपकी गर्ल चिल्ड्रन पे। ठीक, सुकन्या समृद्धि योजना, ठीक, स्मॉल सेविंग स्कीम है, आपकी जो है बैंक से भी मिल जाती है, पोस्ट ऑफिस से भी मिल जाती है। ठीक, 15 साल तक आप जो है इसमें कंट्रीब्यूशन कर सकते हो, जब तक लड़की जो है 15 साल की ना हो जाए। ठीक, और आपको जो है 18 साल तक जो है आप 50% जो भी आपने कंट्रीब्यूट किया उसको आप निकाल सकते हो, और बाकी पूरा अमाउंट आपका 21 साल में ही निकल सकता है, जब लड़की 21 साल की हो जाएगी। 18 साल में जो है 50% आप उसकी एजुकेशन के लिए, और 21 साल में उसकी मैरिज के लिए। ठीक, यही सब बर्डन होते हैं, इसकी वजह से लोग जो है बट गर्ल चाइल्ड को या तो भ्रूण हत्या कर देते हैं, या फिर बाद में मार देते हैं। बहुत मतलब शर्मनाक बात है, लेकिन जो है उसको सही करना है, और इसीलिए गवर्नमेंट और सिविल सर्वेंट सब लोग लगे रहते हैं काम करने के लिए, एक बेहतर कल, एक बेहतर देश बनाने के लिए।
तो अब इसमें ये भी है कि हर साल जो है 15 साल तक तो करना है, हर साल 1.5 लाख से ज़्यादा अपनी जमा कर सकते हो। ये वाली चीज़ शुरुआत में 250 रुपये लगते हैं, ठीक, सुकन्या समृद्धि योजना के अंतर्गत। ठीक है ना। फ्यूचर एजुकेशन, मैरिज एक्सपेंसेस, इन सब के लिए है। सिंपल सिंपल फैक्ट्स देख लेते हैं। मोदी जी ने चालू किया था 22 जनवरी 2015 से, ये पूछ सकता है डेट, ठीक, और पानीपत हरियाणा से। और इसमें मतलब ब्याज कितना मिलता है? 7.6% मिलता है अभी। इस साल देखा जाए अगर 2020 में वो चल रहा है। और ये पोस्ट ऑफिस और कोई भी कमर्शियल बैंक में खुल सकता है। अकाउंट ओपन हो सकता है कहीं किसी भी समय, जब लड़की की उम्र जो है, जब से बर्थ लिया और 10 साल तक शक हो रही है, तब तक कभी भी आप खोल सकते हो। 250 रुपये इनिशियली करना होगा, फिर आपको 100 के मल्टीपल में कितना भी रखो, लेकिन हर साल 1.5 लाख से ज़्यादा पैसा आप नहीं खर्च कर सकते हो इसमें, मतलब नहीं डाल सकते हो। 18 18 साल की जब बच्ची होगी तो 15%, और 21 साल की जब होगी तो जो है पूरा आप इसको मैच्योरिटी इसकी हो जाएगी, आप पैसा वापस ले सकते हो सुकन्या समृद्धि योजना से। डिपॉजिट जो है कंप्लीशन ऑफ 15 ईयर्स पे तक ही होगा, और जब से आपने डेट ऑफ ओपनिंग ऑफ अकाउंट है वो तब, ठीक है। ठीक। अब देखिए अगला जो यहाँ पे अपना हमारा टॉपिक है वो है कि मोदी जी ने क्या किया है कि ये वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम जो है, ठीक, विश्व आर्थिक मंच जो है, डेवोस डायलॉग होता है। अब ये क्वेश्चन देखिए कैसे कैसे बनेगा वो बता देता हूँ आपको। डेवोस डायलॉग कौन कराता है? वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम कराता है, ठीक। वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के कौन कौन से रिपोर्ट्स, कौन कौन से सूचकांक इंडेक्स आते हैं, ये आपको देखने चाहिए। आप लोग को यहाँ पे आज कमेंट करके बताना है, ठीक। वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के डेवोस डायलॉग में जो वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग, क्योंकि कोविड के चक्कर में ये हुआ था, इसमें बात कही है। अच्छा, मोदी जी ने किस पे बोला? फोर्थ इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन पे बोला। और मोदी ने कहा कि फोर्थ इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन हो रहा है, लेकिन जो ये प्रौद्योगिकी है ये बेहतरी के लिए है, ह्यूमैनिटी के, ठीक। प्रधानमंत्री ने मानव जाति की भलाई के लिए प्रौद्योगिकी का उपयोग करते हुए चौथी औद्योगिक क्रांति की बात करी गई है। अब देखिए जाता है, देखा गया कि जो भी इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन होता है उसमें जो मानव है उसको काफ़ी कम करके आका जाता है, जो लेबर है। और इसमें भी कई सारी बातें चल रही हैं कि ऑटोमेशन हो जाएगा, रोबोट सारा काम कर लेंगे, तो जो है जो लेबर है वो मैनुअल लेबर है वो सब खत्म हो जाएगा। काफ़ी इससे अनएम्प्लॉयमेंट होने की बातें हैं, ठीक। मोदी जी ने जो 4 बातें कही, ये अच्छा इस बार यूपीएससी ने मेंस एग्जाम में पूछा भी है फोर्थ इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन, तो काफ़ी इंपॉर्टेंट भी है ये, ठीक। इन्होंने कहा कि जो 4 मेन चीज़ हैं फोर्थ इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन के अंतर्गत, ठीक, वो या कि वो क्या क्या है? कनेक्टिविटी, या फिर इंटरनेट, या जैसे होता है ना इंटरनेट, किससे आप जोड़ रहे हो आपस में एक दो चीज़ों को। ऑटोमेशन, मतलब जो मैनुअली काम होते थे उसकी जगह, जैसे अब टेक्सटाइल होती है, एक हथकरघा होती है, उससे हाथ से लोग साड़ी उड़ी बनाते हैं, कुछ बनाते हैं। और दूसरा होता है पावर लूम। तो पावर लूम क्या हुआ? ऑटोमेशन हो गया, वही मैनुअल काम का जो है ऑटोमेशन करके मशीनों से कपड़ा बनाया जा रहा है। तीसरी चीज़ क्या है? आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और मशीन लर्निंग। सिंपल भाषा में अगर बताएं तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस क्या होता है कि कोई मशीन है वो इंसान की तरह सोचने लगे, अपने एक्सपीरियंस को जोड़ते हुए आगे अपने जो भी रिएक्शन है उसको चेंज कर ले। मान लीजिए आज आप उसने कुछ पूछा, आपने कुछ उससे जवाब दिया, तो उसको माइंड में रख ले, मशीन जो है लर्न करे, ठीक, इंसान के तरीके से, और आगे फिर अपना जो है डिसीजन, अपने एक्शन सब कुछ चेंज करता जाए। और रियल टाइम डेटा, मतलब कुछ भी हो रहा है तो तुरंत हो रहा है। 4 पिलर हैं मतलब कनेक्टिव इसके, फोर इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन के, ठीक। अब उसके बाद देखिए यहाँ पे क्या है कि मोदी जी ने बिगेस्ट वैक्सीनेशन, फिर वही सारी बोल बचन वाली बातें उन्होंने करी कि हमने बहुत लोग को इवैक्यूएट किया दुनिया में, जो है विमान विमान भेज के, और जो है हम कंट्रीज़ को हेल्प कर रहे हैं कि उनकी नॉलेज बढ़ाई जाए, उनका बुनियादी निर्माण किया जाए, दे टीकाकरण में हेल्प कर रहे हैं। हमने अरबों रुपयों का विनिर्माण किया है, इंफ्रास्ट्रक्चर किया है, ठीक, बनाया है। और कई सारे जो है रोज़गार हम बढ़ा रहे हैं। ऑटोमेशन डिज़ाइन को हम आगे बढ़ाना चाह रहे हैं। एक्सपर्ट पूल है हमारे पास, मतलब वही स्किल्ड वाले लेबर हैं जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, मशीन लर्निंग में काम कर सके, ठीक। साथ ही साथ जो है हमारा आत्मनिर्भर भारत कैंपेन जो है वो, उसका क्या मेन उद्देश्य है कि हम एक मैन्युफैक्चरिंग, यानी कि आपका जो है मैन्युफैक्चरिंग को बढ़ाएं, और साथ ही साथ एक्सपोर्ट करें खूब ज़्यादा से ज़्यादा, मतलब गुड्स वुड्स बढ़ाएं, जैसे कि मोबाइल फ़ोन और ये सारी चीज़ें। और गुड, और हम अब देखो इंडिया जो है वो कंजम्पशन बेस्ड इकनॉमी है, कंजम्पशन लैंड, मतलब हमारे यहाँ खुद ही इतने लोग हैं कि हम, हमारी जो मैन्युफैक्चरिंग कैपेसिटी है
हम उनको ही जो है सर्व कर पाते हैं। और अब हम क्या है कि मैन्युफैक्चरिंग कैपेसिटी को इतना ज़्यादा अच्छा बनाना चाहते हैं कि भाई जो हिंदुस्तान में जो लोग रह रहे हैं उनको तो सर्व कर ही सके, साथ ही साथ दुनिया में भी अपने प्रोडक्ट्स हमारे इतने कम्पिटिटिव, इतने अच्छे होने चाहिए कि हम दुनिया में भी एक्सपोर्ट कर सकें। ठीक, इससे क्या है कि काफ़ी ज़्यादा जो है एम्प्लॉयमेंट और मिडिल क्लास और इन सबको जो है बेहतर मिलेगी, इंडिया का इकोनॉमिक और ग्रोथ और डेवलपमेंट सब हो सकेगा। वह इन्होंने यहाँ पे मोदी जी ने ये भी कहा है कि भैया $26 बिलियन का जो हमारा प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव स्कीम है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है स्कीम। इसमें कौन कौन से सेक्टर हैं इसको आप लोगों को लिस्ट आउट करना है, 10 सेक्टर के आसपास हैं। सब सेक्टर्स के नाम लिखिए। ठीक, ये आप लोग करना क्या है, प्रोडक्शन लिंक्ड इस इंसेंटिव स्कीम PIB लिखिएगा साथ में और सर्च करिएगा। ठीक, तो ये वाली चीज़ है। और इसके बाद उन्होंने ये कहा है कि हम वित्तीय समावेशन के लिए या फिर फाइनेंशियल इंक्लूजन के लिए भी काफ़ी बड़े कदम कर रहे हैं, और MSME सेक्टर के लिए भी काफ़ी उसको मजबूत बनाया गया है। उन्होंने डिजिटल इंडिया के बारे में बात करी कि गवर्नमेंट का विज़न है कि ट्रांसफॉर्म किया जाए कंट्री को, एक्सेस मतलब हर कोई जो है डिजिटल मतलब उसको कर सके, एक्सेस कर सके, पाउच में आ सके, समावेशन हो सके, सशक्त बनाया जा सके। ठीक, और इसमें यह है कि प्राइवेसी भी बनाई रखी जाए, ऐसा नहीं है कि प्राइवेसी का उल्लंघन हो सके। अच्छा, डिवोर्स डायलॉग जो है 2021 कौन कराता है, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम कराता है। कौन सी मीटिंग थी, 51वीं थी, 51st थी। और इस कार का जो लॉन्च हुआ उसका क्या वो था, लॉन्च का वाला सिग्निफिकेंट इन द लाइट ऑफ द लॉन्च, ग्रेट रीसेट इनिशिएटिव। ग्रेट रीसेट इनिशिएटिव किसका है, ये वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम का है, पोस्ट कोविड-19 वर्ल्ड से रिलेटेड है। वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम कहाँ पर है, ये कोलोनी जेनेवा कैंटन में। अच्छा देखो, ये कैंटन जो होते हैं, जैसे भारत में जो है ना राज्य होते हैं, वैसे ही स्विट्जरलैंड में कैंटन होते हैं। ठीक, और स्विट्जरलैंड में जो है डायरेक्ट डेमोक्रेसी है। वहाँ पे लोग मतलब पार्लियामेंट की जगह जो है लोग जो है खुद से कुछ बताते हैं, रेफरेंडम वो होता है ना, ऐसे इनिशिएटिव लेना। वो मतलब जितने भी लोग हैं उन्होंने आपस में जाके सिग्नेचर करा लिए, 50% ज़्यादा सिग्नेचर हो गए तो वो फिर उस पर लॉ वो बनाया जा सकता है। काफ़ी ज़्यादा मतलब लोगों को डेमोक्रेसी काफ़ी ज़्यादा है। ठीक, इंटरनेशनल NGO है, ये एक तरीके का NGO है, ध्यान रखना। UN की संस्था अगर वहाँ बोल दे तो उसको तुरंत गलत माना जाएगा एग्ज़ाम में। और 24 जनवरी 1971 में चालू हुआ था। इसका मिशन यही है कि वैश्विक, क्षेत्रीय और औद्योगिक एजेंडों को आकार देने के लिए व्यापार, राजनीतिक, शैक्षणिक और समाज के अन्य नेताओं का एकीकरण कर दुनिया की स्थिति में सुधार करना। ठीक, और ये हर साल जो है जनवरी में डेवोस में ये करता है। और ऑर्गेनाइजेशन जो है इसके कई सारे जो है आपका रीजनल मीटिंग भी होती है, क्षेत्रीय बैठकें भी होती हैं। ठीक, इंडिया में भी एक उसमें से एक बैठक है। समझ में आ गया, बहुत इंपॉर्टेंट था इसलिए मैंने थोड़ा सा इसमें जो है ज़्यादा टाइम लेके बताया है, क्योंकि एक भी चीज़ आपकी छूटे ना। अंतर्राष्ट्रीय ऊर्जा एजेंसी, ठीक, इंटरनेशनल एनर्जी एजेंसी, इसमें सबसे बड़ी चीज़ क्या है कि भारत इसका फुल मेंबर नहीं है। ठीक, एनर्जी एजेंसी है आपका जो है ऊर्जा सुरक्षा संबंधित है, मतलब भारत में, मतलब आपका या भारत में मतलब हम अपने परिप्रेक्ष्य में बात करें तो ऊर्जा हमेशा हमें मिलती रहे, कट ऑफ ना हो। ऊर्जा कैसे आएगी, ऑयल से आती है। ठीक, इलेक्ट्रिसिटी कोल से आती है। तो आपका इंटरनेशनल एनर्जी एजेंसी से क्या संबंधित है, अभी हमने क्या किया है, स्ट्रेटजिक पार्टनरशिप कर ली है। ठीक, सामरिक साझेदारी या फिर रणनीतिक साझेदारी कर ली है, लेकिन अभी हम फुल मेंबर नहीं बने, ये ध्यान रख लेना। ठीक, इसमें यही होगा, म्यूचुअल ट्रस्ट बढ़ेगा, ये सारी चीज़ें हैं। सिक्योरिटी, स्टेबिलिटी, सस्टेनेबिलिटी आएगी ग्लोबल एनर्जी में। ठीक, तो ये सही मतलब यही है। और किसने साइन किया है इंडिया की तरफ से, संजीव नंदन सहाय ने, जो कि सेक्रेटरी हैं आपके। ठीक, इसके बाद क्या है कि एक्सटेंड मतलब इसकी वजह से होगा क्या, मैथ तो क्या है इसका, इससे जो है एक्सटेंसिव एक्सचेंज और नॉलेज होगा एनर्जी सेक्टर में। ठीक, का आदान प्रदान होगा ऊर्जा से क्षेत्र में ज्ञान से संबंधित। और ये स्टेपिंग स्टोन टुवर्ड्स द इंडिया, मतलब फुल मेंबर बन सकता है आगे जाके, ये मतलब धीरे धीरे कदम है इसके वगैरह। ठीक, इसमें यह है कि इनकरेज करेगा, प्रमोट स्ट्रेटजिक एंड टेक्निकल कोऑपरेशन, वही सारी चीज़ें, फ्रेमवर्क एग्रीमेंट हो जाएगा तब। ठीक, इंडिया में यही है कि इस रणनीतिक साझेदारी की रूपरेखा को भारत और IA के सदस्यों द्वारा तय किया जाएगा, जिसमें भारत की भूमिका और साझेदारी से मिलने वाले लाभों को धीरे धीरे बढ़ाया जाएगा। वही है, ऊर्जा दक्षता बढ़ाई जाएगी, सस्टेनेबल एनर्जी होगी। अच्छा, ये एक क्लीन एनर्जी ट्रांजिशन प्रोग्राम है।
ठीक, क्लीन एनर्जी ट्रांजिशन प्रोग्राम, ये किससे संबंधित है? IEA से संबंधित है, ये ध्यान रख लेना। ये ऐसे ही डायरेक्टली ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है। ठीक, और इसमें यहाँ पे ये है कि एक्सपेंशन ऑफ गैस बेस्ड इकोनॉमी, मतलब कि LNG CNG इन सब पे काम हो। इंटरनेशनल एनर्जी एजेंसी क्या है? ये पेरिस में है, और ये आपका स्वायत्त अंतर सरकारी संगठन है, यानी कि इंटर गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन है, और इसको OECD के अंतर्गत बनाया गया है, UNO के अंतर्गत नहीं बनाया गया, NGO नहीं है। इंटर गवर्नमेंटल में क्या होता है कि कई सारी जो कंट्रीज़ हैं उन वो आ गए, तो मतलब ये नॉन NGO नहीं होगा, समझ में आ गई बात। और ये ना ही UN से बेस्ड है, ये OECD से बेस्ड है, यानी कि ऑर्गेनाइजेशन फॉर इकोनॉमिक कोऑपरेशन एंड डेवलपमेंट। 1974 में चालू हुआ था, 1973 के ऑयल क्राइसिस से निपटने के लिए। अच्छा, 1973 का ऑयल क्राइसिस क्या है, ये आप लोग को जो है कमेंट करके जो बताना, और जो लोग हमारे साथ पेड ग्रुप में जुड़े हुए हैं वो लोग जो है वहाँ पे लिखेंगे। फ्रांस के पेरिस में अभी लोकेटेड है ये, और इसका मेन जो है 4 मेन एरियाज पे इसका फोकस है। एनर्जी सिक्योरिटी, यानी कि ऊर्जा सुरक्षा, आर्थिक विकास, इकोनॉमिक डेवलपमेंट, इन्वायरमेंटल अवेयरनेस, यानी कि पर्यावरण संबंधी जागरूकता और जुड़ाव पर कार्य करना, मतलब कि आपका इंगेजमेंट वर्ल्ड वाइड। ठीक, हमारा जो अगला टॉपिक है बहुत ही सिंपल टॉपिक है, मतलब इसमें क्या है, इसको बोला गया ऑफ बजट बोरोइंग, ये द हिंदू में एक आर्टिकल आया था उससे संबंधित है, ऑफ बजट ऋण। ठीक, अब देखिए, अब बजट आने वाला है 1 फरवरी को। ठीक, अभी इकोनॉमिक सर्वे आ गया है, पर जरूर इसको पढ़िए, इसकी समरी जरूर पढ़िए, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक, अब देखिए इसमें क्या हुआ है, क्या होता है कि बजट में हर साल कई सारे डेफिसिट होते हैं। ठीक है, कि जैसे कि आपका होता है रेवेन्यू डेफिसिट होता है, प्राइमरी डेफिसिट होता है, बजट डेफिसिट होता है, उसमें एक होता है फिजिकल डेफिसिट। फिजिकल डेफिसिट ये बताता है मेनली कि गवर्नमेंट जो है अपना जो भी खर्चा कर रही है, या फिर जो भी रिसिप्ट या फिर रेवेन्यू या फिर राजस्व पा रही है, उसमें ये खर्चा करने में, राजस्व लाने में, जो भी गवर्नमेंट, इंडियन गवर्नमेंट जो है आपका क्या बोरो कर रही है, ऋण ले रही है, तो उसको देखने के लिए सबसे इंपॉर्टेंट डेफिसिट कौन सा होता है? फिजिकल डेफिसिट, FISCAL, यानी कि राजकोषीय घाटा। अब गवर्नमेंट के साथ में क्या है कि राजकोषीय घाटा जो है सबसे इंपॉर्टेंट हो गया, कि कितनी बोरोइंग हो रही है, इससे भी पता चलता है कि कैसी वित्तीय हालत है हमारी। हमारे देश की कई सारी रेटिंग एजेंसीज होती हैं, जैसे कि फिच, ये देख लेना नाम इनके, फिच हो गया, स्टैंडर्ड एंड पुअर हो गया। ठीक, और इंडिया में भी है क्रिसिल विसिल है। तो इनकी ये लोग रेटिंग मतलब बता देते हैं, तो रेटिंग अगर जैसे आपको इन्होंने नीची दे दी, तो क्या होगा कि आपको, कंट्री को भी लोन काफ़ी ज़्यादा ब्याज में मिलेगा, और साथ ही साथ हो सकता ना भी मिले, और साथ ही साथ जो है हमारी कंट्री की जो भी कंपनीज हैं उसको भी ज़्यादा ब्याज दर पे जो है लोन मिलेगा, या फिर हो सकता है लोन ना भी मिले। तो इसीलिए क्या है कि इस राजकोषीय घाटा को ना बढ़ाया जाए, उसके लिए गवर्नमेंट ने जो है एक तरीका ढूंढ लिया है, एक जुगाड़। वो क्या जुगाड़ है कि गवर्नमेंट ये कहेगी कि भाई साहब, हम डायरेक्टली लोन ना लेके, गवर्नमेंट लोन ना लेके, गवर्नमेंट जैसे कि मान लीजिए रोड ट्रांसपोर्ट की मिनिस्ट्री है। ठीक, तो गवर्नमेंट ने कहा कि हम पहले लोन लें किसी, मतलब मान लीजिए वर्ल्ड बैंक से या किसी से भी, और फिर उसके बाद रोड मिनिस्ट्री को दें, या फिर कि कोई भी पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइज है हमारा, मान लीजिए BSNL है, हम उसको फिर पैसे दें। तो इसके आगे हम क्या करेंगे कि हमारे मतलब सीधे हम लोन ले भी ना लें, और हमारी जो पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेज है, जैसे BSNL हो गए, ONGC हो गए, ये सब जो है, ये लोग लोन ले लें, और इनकी बुक्स में जो है लिखा रहेगा लोन, हमारे डायरेक्टली हमारे सरकार के बुक्स में नहीं आएगा। अगर जब हमारी सरकार के बुक्स में नहीं आएगा, तो यानी कि फिजिकल डेफिसिट या फिर राजकोषीय घाटा में शो नहीं होगा। अब इसमें शो नहीं होगा तो जो है बजट में दिखाई नहीं देगा ये वाला ऋण। ठीक, ये वाली कहने वाली बात है। तो इसी को ही जो है ऑफ बजट, बजट से हट गया, ये ऋण है। ठीक, तो ये पूरी कहानी, इसमें मतलब यही चीज़ समझने वाली थी। बाकी सब जो है यहाँ पे किल्ली वॉज होता है, यही सब मैंने इसमें जो है आपको बताया वाली है। बजट में क्या होता है, सेंटर डायरेक्टली ना लेकर लोन अपने पब्लिक इंस्टीट्यूशन और उनसे जो है लोन करा देता है, उनसे बोरो करा देता है, ये वाली बात है। ठीक, अब देखिए अगला जो हमारा टॉपिक है वो क्या है कि संसद में राष्ट्रपति का अभिभाषण, प्रेसिडेंट का एड्रेस जो होता है पार्लियामेंट में। अब पार्लियामेंट में आपको पता है कि पार्लियामेंट में कौन कौन होता है, ये ध्यान रखिएगा, ये क्वेश्चन अलग से पूछ लेता है
एक तो होती है लोकसभा, दूसरी होती है राज्यसभा, और तीसरा पता है कौन होता है? प्रेसिडेंट होता है। कई लोग इसको भूल जाते हैं, मतलब इसको अगर आपने नहीं पढ़ा तो वहाँ पे आप इसको गलत भी कर सकते हैं। अब प्रेसिडेंट जब है, प्रेसिडेंट क्या होता है? जब नई लोकसभा बनती है, जैसे अभी 17वीं लोकसभा 2019 के जनरल इलेक्शन के बाद बनी, तो पहली जब सत्र होगा उसमें भी प्रेसिडेंट आके ज्वाइंट सिटिंग करा के दोनों लोकसभा राज्यसभा को बैठा के उनको जो है कुछ अभिभाषण देते हैं वहाँ पर। अच्छा, इसमें क्या बताते हैं? जनरल चीज़ बताते हैं। जनरल चीज़ बताएंगे कि भैया गवर्नमेंट के क्या प्लान है, फ्यूचर प्लान क्या है, क्या उनकी पॉलिसीज चली हैं अभी तक, ये बात है। दूसरा क्या होता है? हर साल के पहले सेशन में, जैसे कि हर साल जो है 3 सेशन होते हैं इंडिया में लगभग लगभग, और 2 सेशन के बीच में कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा हुआ है कि 6 मंथ से ज़्यादा गैप नहीं होना चाहिए। ठीक, तो साल में मिनिमम 2 तो होंगे, लेकिन भारत में 3 होते हैं। एक तो आपका हो गया बजट सेशन, फिर आपका हो गया मानसून सेशन, फिर होता है विंटर सेशन। ठीक, तो अब हर सेशन के शुरुआती उसमें जो है, हर साल के पहले सेशन में यानी कि बजट सेशन में प्रेसिडेंट जी आएंगे और बताएंगे। ठीक, तो एक तो पहली बार जब नया सेशन नई गवर्नमेंट बन के आई है, जैसे 17वीं वाली गवर्नमेंट बन के आई, तब अभिभाषण देते हैं। और दूसरा तब देते हैं जब आपका हर साल का पहला सेशन होता है, ऐसे बजट सेशन। इसमें यही सब बताते हैं गवर्नमेंट के जो है क्या प्लान है, क्या क्या उनकी पॉलिसी है, ये सारी बात है। जब ये अभिभाषण दे देते हैं, फिर उसके बाद जो है उस पर डिस्कशन होता है, प्राइम मिनिस्टर के जो है संबोधित करते हैं दोनों ही उसको, और फिर उस पर जो है मोशन चलता है। ठीक, मोशन पे डिस्कशन और ये सारी चीज़ें होती हैं, और प्रस्ताव चलता, और फिर इस पे फिर जो है वोटिंग होती है। वोटिंग में क्या होती है, क्या होता है कि पार्लियामेंट अपना ये बता सकता है कि भैया सरकार की पॉलिसीज से वो कितना खुश है या ना खुश है, या फिर क्या करना चाहिए, या फिर क्या बातें हैं। तो ये सारी चीज़ें होती हैं, तो उसी से संबंधित है यहाँ पे आपका 87 आर्टिकल आपको इसमें पढ़ना चाहिए। अच्छा, इसमें एक चीज़ इंपॉर्टेंट ये है कि जो ये जॉइंट सिटिंग होती है, वो वाली जॉइंट सिटिंग जो है आपकी आर्टिकल 108 के अंतर्गत जो होती है, जिस जो मतलब कोई भी लॉ पास हो रहा होता है और उस पे जो है मतभेद हो जाता है लोकसभा राज्यसभा के बीच में, तो दोनों लोगों को बुला के फिर जो है एक साथ बैठा के फिर वोटिंग होती है। ठीक, जिसमें कि लोकसभा के स्पीकर उसको पीठासीन अधिकारी या फिर प्रेसाइडिंग ऑफिसर बनते हैं। तो वो वाली जो जॉइंट सिटिंग है 108 वाली, वह वो यहाँ पे नहीं जॉइंट सिटिंग मानी जाएगी। ठीक है, ये चीज़ें पूरी बताने की, इसी पे सारे फैक्ट्स यहाँ पे दे रखे हैं, सिंपल सिंपल। इसमें देखिए ये जॉइंट सिटिंग, ये जो प्रेसिडेंट अभिभाषण देते हैं, इसकी शुरुआत कब कहाँ से देखी जा सकती है? गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1990 से, जो मोंटेग्यू चेम्सफोर्ड वाला जो आया था ना, उसके बाद से। ठीक, और इसमें यही है कि सबसे पहली बार जो है राजेंद्र प्रसाद जी ने किया था 31 जनवरी को लोकसभा राज्यसभा को बैठा के। और कॉन्स्टिट्यूशन में जो है ये कहा गया है, बताया गया है कि आप किस तरीके से राष्ट्रपति कर सकते हैं। आर्टिकल 87 में भी बताया गया है कि 2 स्पेशल ओकेजन क्या होते हैं, वो मैं आपको बता चुका हूँ। ठीक, अभी। और इसके बाद जो है कॉन्स्टिट्यूशन को जब बना रहे थे तब भी काफ़ी बात चल रही थी इसके बारे में, लेकिन फर्स्ट अमेंडमेंट में क्या हुआ था, यहाँ पे प्रसाद जी ने ये हुआ था कि एड्रेस होना होगा हर सेशन में, जैसे मैंने आपको बताया ना कि बजट सेशन होता है, मानसून सेशन होता है, फिर विंटर सेशन होता है। अरे वाह, BMW बन गया। ठीक, बहन मायावती। तो तो ये वाली चीज़ है कि बजट सेशन में भी प्रेसिडेंट आएंगे, क्योंकि वो एक अखंड वो हिस्सा है ना, इंटीग्रल पार्ट है पार्लियामेंट के। तो अब उसके बाद पहला संशोधन किया गया और उसको हटा दिया गया, नहीं, हर साल के पहले सेशन में बस। ठीक, होगा। और इसके बाद जो है KT शाह जो थे, उन्होंने पहले बोला था कि प्रेसिडेंट का एड्रेस कैसा होना चाहिए, ज़्यादा निर्दिष्ट होना चाहिए, यानी कि स्पेसिफिक होना चाहिए, लेकिन बाद में इसको चेंज वेंज कर दिया गया। सिंपल सीधी बात है यही। ठीक, और उसके बाद ट्रेडिशनल यही है कि मोशन होता है, फिर उस पर जो है दोनों हाउसेज में ब्रॉड डिबेट होती है, गवर्नेंस ऑफ इंडिया के, शासन कैसा चल रहा है देश में, शासन पर व्यापक बहस होती है, फिर उस पर जो है वोटिंग वोटिंग कराई जाती है, प्रतिक्रिया देते हैं, ये सारी चीज़ें। ठीक, डिसएग्रीमेंट अगर है तो फिर उसके खिलाफ भी दे देते हैं। और सिग्निफिकेंस यही है कि भाई हर साल ये बताया जाता है कि पार्लियामेंट्री कंडे कैसा मतलब चल रहा है, एंटायर पार्लियामेंट। प्रेसिडेंट ये बताता है कि भैया क्या क्या चीज़ें गवर्नमेंट कर रही है, क्या चीज़ें नहीं है। ठीक, इसी प्रकार अपना जो है हम आगे हैं फेवरेट अपने सेक्शन पे, जिसका नाम है कॉमन IAS PCS। देखिए इसमें क्या है, पूछा गया है कि कोपरा के न्यूनतम समर्थन मूल्य जो है, ठीक, कोपरा का जो MSP है उससे संबंधित कौन से स्टेटमेंट सही है गलत है। अभी देखिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है वाला क्वेश्चन। कैबिनेट कमिटी ऑन इकोनॉमिक अफेयर,
ठीक, कैबिनेट कमेटी, अच्छा कैबिनेट कमेटी से जो है इसी डिस्क्रिप्शन में, इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको वीडियो मिल जाए कैबिनेट कमेटी के बारे में, सब कुछ मैंने बहुत अच्छे बताया, उसको जरूर देख लीजिएगा। तो मोदी जी ने ये अप्रूवल दे दिया है एमएसपी को कोपरा के लिए 2021 सीजन के लिए। अच्छा, रिकमेंडेशन कौन देता है कि क्या एमएसपी होनी चाहिए? आपका कमीशन फॉर एग्रीकल्चरल कॉस्ट एंड प्राइसेस, इस वाली जो संस्था को आप जो है आज आप लोग पढ़ेंगे। ठीक, कि ये स्टैट्यूटरी है कि नहीं है, क्या चीज़ है, कौन सी मिनिस्ट्री के अंतर्गत आती है, ये सारी बातें। अच्छा, इसके बाद क्या है, अगला क्या है कि इंक्रीज कर दिया गया है एमएसपी को कोपरा के, और 1.5 टाइम्स बढ़ा दिया गया है। मतलब एमएसपी को जो भी इन्वेस्टमेंट होता है, 2018-19 में गवर्नमेंट ने कहा था जो भी मतलब लागत लगती है उससे जो है हम 1.5 गुना ज़्यादा देंगे। मान लीजिए 100 रुपये अगर आपकी लागत होती है तो 50 रुपये मिलाकर 150 रुपये हम एमएसपी देंगे, कि आपका न्यूनतम समर्थन मूल्य तो फार्मर्स को इतना मिलना ही चाहिए। इसमें देखिए सारे सारे स्टेटमेंट सही हैं। 375 रुपये बढ़ाकर कोपरा, मिलिंग कोपरा जो है उसको 10,335 रुपये कर दिया गया है। और वहीं अगर बॉल कोपरा देखा जाए, गेंद कोपरा, वो उसका जो है 10,600 कर दिया गया है। ठीक, तो आज इसी तरीके से हमारा यहाँ पे सेशन खत्म होता है। अगर आप लोग को हमारा सेशन अच्छा लगता है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करिए, यही हमारे लिए सबसे बड़ा मोटिवेशन फैक्टर है। और अगर आप लोग हमारे साथ पर्सनली जुड़ के पेड ग्रुप ज्वाइन करके अपना पर्सनल गाइडेंस करना चाहते हैं, सारी मिस्टेक्स पहले ही देख लेना चाहते हैं, सुधार कर लेना चाहते हैं, तो आप लोग 8564880530 और 9696066089 पे कॉल कर सकते हैं। यूपीएससी का 2021 वाला जो प्रीलिम्स का हमारा फाउंडेशन पेड ग्रुप है वो 31 जनवरी यानी कल तक से हमारा नया चालू हो रहा है। इस पर आप लोग एडमिशन ले सकते हैं और अपना सिलेक्शन सुनिश्चित कर सकते हैं। जय हिंद, जय भारत, ऑल द वेरी बेस्ट है।